नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कराए जाने वाले एग्जाम रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की जो कि 2020 का पेपर है उसे हम देखेंगे। इसमें हम जीएस पेपर और हिंदी को दोनों को देखेंगे, लेकिन इस वीडियो को हम लोग 3 या 4 पार्ट में बनाएंगे क्योंकि आपको पता है जीएस पेपर 1 में 140 क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद हिंदी में सामान्य हिंदी में 60 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो इसमें जो भी आंसर दिया जाएगा ये ऑफिशियल यूपीपीसीएस के साइट से लिया गया आंसर है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर 1 से देखते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती किसके द्वारा। हमारे पास 4 ऑप्शन है, उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायाधीश, न्यायालय, उच्च न्यायालय, ए था बी दोनों में से। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्च न्यायालय के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, क्या है कि कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अनुपस्थिति या अन्य कारणों से अपने कार्यों का निष्पादन करने में असमर्थता को लेकर की जाती है। ठीक है, तो किसी भी न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया हो, इन दोनों ही स्थितियों में कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? आपको यहाँ क्या देखना है? नहीं है। ठीक है, और ध्यान से देखना है इसको। 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें भी पंचायतें, पंचायतें भाग 9, नगर पालिका भाग 9 क, सहकारी समिति भाग 9 ख, अधिकरण भाग 10। ठीक है, तो इसका सही उत्तर इसमें कौन सा होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर कौन सा सुमेलित नहीं है वो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मौलिक अधिकार, और ये अनुच्छेद दिया हुआ है यहाँ पे, 4 ऑप्शन है, देखते हैं। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 तो सभी को पता है, सही है, लेकिन इसमें भी पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, मतलब इसमें कौन सा गलत दिया हुआ है यहाँ पे। तो गिरफ्तारी एवं निरोध, विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो यहाँ पे इसमें है अनुच्छेद 17, सही है, बिल्कुल ये सही है। अस्पृश्यता का अंत ये दिया हुआ है हमारे संविधान में। गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23, ये गलत है, यहाँ पे अनुच्छेद 22 होगा। ठीक है, तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा सही, इसका 22 हो जाएगा यहाँ पे। 23 में क्या है? 23 में है बलात्, श्रम एवं मानव के दुर्व्यवहार का निषेध। ठीक है, और बाकी ये सही है, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है, और अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण ये अनुच्छेद 29 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है उसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, नीला बॉक्स स्याही का, हरा बॉक्स स्याही का, पीला बॉक्स स्याही का, गुलाबी बॉक्स स्याही का। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ए, नीला बॉक्स स्याही का। ठीक है, कृषि पर समझौता विश्व व्यापार संगठन की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ठीक, डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बाजार मूल्य के अंतर्गत जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसे नीला बॉक्स साइका कहते हैं। ठीक है, तो हमारा इसका उत्तर हो गया। देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न, हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट 2020-21 में निम्नलिखित में से किस योजना में बजट का आवंटन 19-20 की तुलना में कम हुआ है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे फिर। इसमें इसका मनरेगा है, आयुष्मान है, मध्याह्न भोजन योजना है, राष्ट्रीय गंगा सफाई योजना। इसका उत्तर हो जाएगा ए, मनरेगा हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मनरेगा हेतु वर्ष 2021 के बजट में 61,500 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की थी। तो ये हम लोग देखते हैं। छठा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित उपाय पर विचार करें जिन्हें आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए प्रयोग में लाता है। 4 ऑप्शन यहाँ पे है, बैंक दर में वृद्धि, नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, सांविधिक तरलता अनुपात में वृद्धि, सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय। इसका सही उत्तर चूज करना है इसमें से। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, 1 2 3, सांविधिक तरलता अनुपात में वृद्धि, सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय, ये नहीं होगा, 4 नंबर ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सिर्फ 1 2 3 हो जाएगा। 1 नंबर में क्या था? बैंक दर में वृद्धि, हाँ बिल्कुल सही है। नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, ये भी सही है। और तीसरा नंबर क्या है? सांविधिक तरलता अनुपात में वृद्धि। तो ये हमारे तीनों आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा? ये तो सबको पता है, आप सबको भी पता है, ये चैत्र महीना होता है। ठीक है, 8 नंबर देखते हैं, नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्यों में मनाया जाता है। कौन से राज्यों में? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा केरल। केरल में नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है। ठीक है,
9 नंबर देखते हैं हम लोग। भारतीय संस्कृति पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे आईआईटी की रुड़की की टीम के द्वारा विकसित किया गया है। यह सरकार का पहला अधिकृत पोर्टल है जहां संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के ज्ञान एवं सांस्कृतिक संसाधनों को सार्वजनिक डोमेन में एक प्लेटफॉर्म में उपलब्ध कराया गया है। तो इसका इसमें से भी कूट चुनना है, चारों दोनों में से कौन से होंगे। ठीक है, इसका सही उत्तर है बी, केवल 2 सही होगा। यह सरकार का पहला अधिकृत पोर्टल है जहां संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न संगठनों एवं के ज्ञान एवं संस्कृति संसाधनों के को सार्वजनिक डोमेन में एक प्लेटफॉर्म के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो ये सही है इसका 2 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर जाएगा ट्रोपोस्फियर हो जाएगा। ठीक है, वायुमंडल का अगर आप देखेंगे विस्तार लगभग 10,000 किलोमीटर तक ऊंचाई तक मिलता है, परंतु वायुमंडल का जो 99% भाग है ना, सिर्फ 32 किलोमीटर तक ही सीमित है। वायुमंडल के 6 विभिन्न स्तर होते हैं, जिसमें सबसे सबसे जो निचली सतह होते हैं ये क्षोभ मंडल कहते हैं। इसे इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर बोला जाता है। ठीक है, और इसका विस्तार 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक ऊंचाई तक पाया जाता है। अगर हम इसको चारों को अगर आपको बता दें तो सबसे पहला हम यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, जिसे समताप मंडल बोलते हैं। उसके बाद आता है मिजोस्फेयर। मिजोस्फेयर इसको मध्यमंडल बोलते हैं। आयनोस्फेयर आयन मंडल, थर्मो, और फिर एक्सपोस्फियर बोलते हैं, बाह्य मंडल को बोलते हैं। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का प्रयोग कार बैटरियों में किया जाता है? कार की बैटरी में क्या जाती है आपको पता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैले में संकलित किए जाते हैं। नाइट्रोजन वातावरण में, हाइड्रोजन वातावरण में, ऑक्सीजन वातावरण में, आयोडीन वातावरण में। इसका 4 ऑप्शन में इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा नाइट्रोजन वातावरण में। आलू के चिप्स प्लास्टिक जो को हम लोग खाते हैं, आलू का चिप्स प्लास्टिक के थैले में, उसमें नाइट्रोजन वातावरण में किया जाता है। ठीक है, हाँ, और सभी मतलब जितने भी सभी के चिप्स के थैले होते हैं ना, सभी में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि चिप्स जो है ताजा रहे और टूटे भी नहीं। नाइट्रोजन को अनरिएक्टिव गैस की कैटेगरी में रखा जाता है, जिसे वस्तु लंबे समय तक इसे संपर्क में रहने से खराब नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? 4 ऑप्शन है, आसवन, ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण, उपरोक्त सभी। इसका क्या उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ए, आसवन हो जाएगा। ठीक है, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण की महत्वपूर्ण तकनीकों में क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वपातन उपयोगी है, और आसवन विधि ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण हेतु उपयोगी नहीं है। इसे किसी मिश्रित द्रव के अवयवों को उनकी वाष्पन सक्रियताओं के अंतर के आधार पर उन्हें अलग करने की विधि आसवन है, और यह पृथक्करण की भौतिक विधि है, ना कि रासायनिक परिवर्तन तथा रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग सीसा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? हरा रंग, लाल रंग, बैंगनी रंग, नारंगी रंग। तो इसका उत्तर हो जाएगा इसका लाल रंग। ये शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है। ठीक है, हींग प्राप्त की जाती है, ये बहुत बिल्कुल आसान प्रश्न है। हींग प्राप्त की जाती है जड़ों के निष्कर्षण से। ठीक है, हींग सूखा लेटेक्स है, जिसे कि फेरुला एक प्रकार का वृक्ष होता है, कई प्रजातियों के प्रकंद या जड़ से निकाला जाता है। इस प्रकार की 12 मासी जड़ी बूटियां होती है। ठीक है, और ये इसकी ज्यादा नहीं, 1 से 1.5 मीटर की ऊंचाई तक ये बढ़ती है। नेक्स्ट देखते हैं, त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है किसमें? स्तनधारियों में, पक्षियों में, उभयचरों में, मछलियों में। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, उभयचरों में। उभयचरों में त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, मछली में द्विकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, और पक्षियों और स्तनधारियों में चतुर्कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? हल्दी घाटी के युद्ध में पूछा जा रहा है, राजपूत सेना का सेनापति कौन था इसमें? इसमें इसका 4 ऑप्शन, इब्राहिम गारदी, हकीम सूर, तरदी बेग, महमूद लोदी। इसका उत्तर जाएगा हकीम सूर। हकीम सूर जो था हल्दी घाटी युद्ध के समय महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति था, जिसकी मौत युद्ध में लड़ते हुए हो गई थी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था, ये तो आपको पता ही होगा। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। इसका सही कोड चयन करना है, एक होगा, दो होगा, या फिर एक दो दोनों होगा, या फिर दोनों में से कोई नहीं होगा। तो इसका उत्तर है सी, दोनों हो जाएगा। अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत और अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अधिनियम यहाँ पे दिया गया है और इधर वर्ष दिया गया है, तो चलिए देखते हैं। राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908,
भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908, समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908। यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे आपको हाईलाइट ये कर देना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, ये सही सम्मिलित नहीं है। राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम ये 1907 में पारित किया गया था, ये 1908 में नहीं किया गया था। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना ये गलत है, बाकी ये सभी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 दिया हुआ है यहाँ पे, सूची 2 दिया हुआ है यहाँ पे, और इसमें है रंपा विद्रोह 1859 से 60, पवना विद्रोह, पवना किसान विद्रोह 1879 से 80, बंगाल नील विद्रोह 1860-63, जयंतिया विद्रोह 73 से 76। तो इसका इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? एक मिनट, इसका यहाँ पे अगर हम देखते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पे A2 ए का दूसरा हो जाएगा रंपा विद्रोह 1879 से 80 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे रंपा विद्रोह 1879 से 60 में, मतलब ये इस पे हो जाएगा। और पवना किसान विद्रोह जो हुआ था ये 1873 से 76 के बीच में ये होता, किसान विद्रोह। ठीक है, और बंगाल का जो नील विद्रोह हुआ था वो 1859 से 1860 के बीच हुआ। जयंतिया विद्रोह 1860 से 63 के बीच हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 2, बी नंबर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? तो इसका 4 ऑप्शन है, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका उत्तर जाएगा मुबारक खिलजी। मुबारक शाह खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था और अल वासिक विल्ला की उपाधि धारण की थी। किसकी? अल वासिक विल्ला, जिसने गुजरात के हिंदू जिसने हाल ही में इस्लाम धर्म ग्रहण किया था, खुसरो शाह को अपना मंत्री बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज INA से जुड़े हुए नहीं थे? आपको फिर यहाँ पे ध्यान रखना है, नहीं जुड़े हुए नहीं थे। राशिद अली, शाहनवाज, PK सहगल, BC दत्त। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा BC दत्त। आजाद हिंद फौज आजाद हिंद फौज का गठन पहली बार राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा 19 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में हुआ था। इस सेना के गठन में कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और आजाद हिंद फौज के नेतृत्व में सुभाष चंद्र बोस अग्रणी थे। कर्नल PK सहगल, शाहनवाज खां व रशीद अली भी आजाद हिंद फौज की सेना से जुड़े हुए व्यक्तियों में शामिल थे। इसमें था कौन से जुड़े हुए नहीं थे? तो ये BC दत्त जुड़े हुए नहीं थे। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया, कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया, यह एक अहिंसक आंदोलन था, यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। तो इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा बताइए आप कमेंट बॉक्स में। इसका उत्तर हो जाएगा यह एक अहिंसक आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन में हिंसा, यहाँ पे ये बिल्कुल सत्य नहीं है, ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारतीय परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया? तो 4 ऑप्शन यहाँ पे भी, पार्लियामेंट सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। फिर से एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं यहाँ पे, अधिनियमों में निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935, ये हो जाएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 25 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्रिप्स प्रस्ताव 30 मार्च 1942, अगस्त प्रस्ताव 1940 और फिर वेवेल योजना जून 1945, CR फॉर्मूला 1944। तो इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी, सॉरी इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगस्त प्रस्ताव 1940 में ये सही है। उसके बाद इस यहाँ पे काल क्रमानुसार में इसमें व्यवस्थित करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो पहले हुआ था अगस्त प्रस्ताव 1940 में हुआ था, इसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद CR फॉर्मूला 1944 में हुआ था, उसके बाद वेवेल योजना 1945 में हुआ था, सबसे अंतिम में वेवेल योजना हुआ था। इसका उत्तर कौन सा सही हो गया? वो हो गया बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? संगठन है, इधर व्यक्ति है। तो हम लोग देखते हैं, इधर यंग बंगाल
आंदोलन। फिर आपको यहाँ पे एक बार ये पे हाईलाइट कर लेना, यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है। यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डेराजियो, सही है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ज्योतिबा फुले, ये सही नहीं है। ठीक है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा था। और थियोसॉफिकल सोसाइटी, कर्नल आलकॉट, ये बिल्कुल सही है। और यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन, सर सैयद अहमद खान, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 27वां नंबर प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, अगर आप आर ओ एग्जाम को दे रहे हैं और सीरियस एस्पायरेंट है तो प्लीज़ आप इस चैनल पे बने रहिए, क्योंकि यहाँ पे आर ओ के लिए बिल्कुल भरपूर मात्रा में कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और वीडियो को अच्छा लगे तो आप लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, क्योंकि इससे किसी और का भी भला हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे प्रश्नों की ओर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ फसल है और यहाँ पे खरपतवार है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, गेहूं, धान, मटर, बरसीम, और इसमें से क्या है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें 27 नंबर का क्या होगा। इसका हो जाएगा बी, धान। धान के साथ बथुआ। बथुआ आपको पता है कि ये गेहूं में होता है, गेहूं में खरपतवार ये होता है, तो ये वाला सही नहीं है। ठीक है, ये बी नंबर हमारा सही बिल्कुल नहीं है। धान में पाए जाने वाले खरपतवार में कनकौवा होता है, भंगरिया होता है, माकुआ होता है, पत्थर चिट्टा होता है, जंगली कोदो आदि शामिल होता है। ठीक है, और बाकी सभी से ये मटर में प्याजा घास होता है और बरसीम में कासनी घास होता है और गेहूं में फ्लेरिस माइनर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, मतलब और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इधर फसल है, इधर मौसम है, तो देखते हैं हम लोग। सूरजमुखी खरीफ, खरबूजा जायद गर्मी में, और कपास रबी सर्दी में, और अलसी सभी मौसम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, सूरजमुखी सभी मौसम में होगा। सूरजमुखी सभी मौसम में होगा, खरबूजा गर्मी में होगा, जायद बिल्कुल ही सही है। कपास देखते हैं, कपास खरीफ में होता है, कपास खरीफ में, वर्षा टाइम में कपास होता है, और अलसी रबी में होता है। फॉर्चून इंडिया की 500 कंपनियों की सूची के अनुसार वर्ष 2019 की सबसे बड़ी निगम या कंपनी थी कौन सी। फोर्ब्स सॉरी फॉर्चून इंडिया कंपनी की 500 कंपनी की सूची में से अनुसार इसमें से इसका हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड थी, सबसे बड़ी कंपनी थी। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। अमेरिका आधारित थिंक टैंक जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत की जीडीपी 2019 में 209 करोड़ लाख करोड़ थी। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। भारत ने ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका हो जाएगा डी, 1 2 3 बिल्कुल सही है। तीनों हमारा तीनों स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है। 31 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर से चिन्हित किया गया है। अभिकथन ए में क्या है, लखनऊ डिफेंस एक्सपो 2020 एशिया का रक्षा उत्पाद का सबसे बड़ा एक्सपो था। आर क्या है, कारण एक्सपो का आयोजन भारत को उभरते हुए रक्षा उत्पादन केंद्र के रूप में प्रस्तुत करना था। तो यहाँ पे हम लोग कूट में देखते हैं, दिए गए सही कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सत्य हैं। ठीक है, ए में अगर आप देखें तो क्या था, लखनऊ डिफेंस एक्सपो 2020 का एशिया का सबसे रक्षा उत्पाद का सबसे बड़ा एक्सपो था, बिल्कुल सही है। और उभरते हुए रक्षा उत्पाद केंद्र के रूप में प्रस्तुत करना, ये भी बिल्कुल सही है। 32 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुमानित आय के स्रोत हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए अतः नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। निगम कर 17%, आयकर 18%, सीमा शुल्क 7%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 4%। इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग मैच कराना है, वो डी हो जाएगा। ठीक है, निगम कर 18%, ए का 2 हो जाएगा। निगम कर 18%, आयकर का 17% हो जाएगा। आयकर का 17%। अगर आप बजट को देखते हैं कि बजट में एक आता है ना चार्ट के बना हुआ रहता है बिल्कुल कि कहाँ से आय किधर कितना खर्च होता है, कितना व्यय होता है, कितना इनकम होता है, तो उससे आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, सीमा शुल्क है 4%, सीमा शुल्क 4%, और केंद्रीय उत्पाद शुल्क ये 7%।
33 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है क्या? कृषि, मछली पकड़ना, शिकार करना, खनन। तो जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है कृषि। ये आपको पता है, बिल्कुल आसान प्रश्न है ये। निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन सा कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? कौन सी नदी है? माही है, चंबल है, नर्मदा है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा माही हो जाएगा। अब कैसे होगा? देखिए क्या है कि माही नदी पश्चिम भारत की एक प्रमुख नदी है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप मिंडा ग्राम के विंध्याचल पर्वत श्रेणी से हुआ है, इसका एमपी से हुआ है इसका, ठीक है। ये दक्षिण अरावली में जयसमंद झील से प्रारंभ होता है। इसकी कुल लंबाई 576 किलोमीटर है और ये मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात में बहती है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात में बहती है। यह भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसको आपको याद रखना है। हम लोग 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है? किस वर्ष को? 1901, 1901 में, 1921 में, 1931 में, 1941 में, ठीक है। तो महान विभाजक के रूप में जाना जाता है 1921 में जाना जाता है, ठीक है। कैसे बताते हैं आपको। भारत में जनांकीय इतिहास में 1921 को महान विभाजक के रूप में जाना जाता है क्योंकि वर्ष 1911 से 21 के दौरान भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक हो गई थी। इसके फलस्वरूप मतलब ऋणात्मक कितना? 0.31% हो गया था। और इसके फलस्वरूप क्या हुआ था? इस दशक में मतलब 11 से 21 में भारत की जनसंख्या में 77 लाख की कमी आई थी। बहुत बड़ी है। हालांकि 1921 के बाद जनसंख्या में तीव्र वृद्धि को देखने को मिली थी और अभी भी आप देख ही रहे हैं कि कितना हमारा जनसंख्या वृद्धि हो रही है भारत की। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 36 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पे है? नाम कितना देखिए कैसा है। तुलबुल परियोजना किस नदी पे है? इसका उत्तर हो जाएगा क्या? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, आप देख लीजिए पहले। सतलुज है, झेलम है, रावी है और ब्यास है। तो इसका उत्तर हो जाएगा झेलम हो जाएगा, ठीक है। और तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पे है और इसमें 1985 में काम शुरू हुआ था और गर्मियों के मौसम में झेलम नदी को नौवहन योग्य बनाने के लिए मतलब इसको इसलिए परियोजना को उस समय रोक दिया था। और पाकिस्तान ने शिकायत की थी कि भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि का उल्लंघन किया। तो ये बाकी बात है, आपको उतना याद रखने की जरूरत है नहीं, बस इसे याद रखना तुलुल परियोजना झेलम नदी पे है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बाराकर पर है। तो यहाँ पे आपको कोट चयन करना होगा। इसका कोट हो जाएगा 1, 2, 3, चारों सही है। इसका चारों सही है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, ये तो कोई भी बना सकता है। इसका उत्तर जाएगा 2010 में हो जाएगा, ठीक है। एनजीटी आपको पता है 18 अक्टूबर 2010 को ये इसका हुआ था स्थापना। और एनजीटी की स्थापना के साथ भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया था। इससे पूर्व ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने ऐसे निकाय की स्थापना की थी। हम लोग 39 प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फिर आपको यहाँ देखना क्या है, नहीं है। इधर देश हो गया, इधर लॉ एस्क हो गया, उत्पादक क्षेत्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा जर्मनी। ये सही नहीं है, यहाँ पे नारमंडी यहाँ पे दिया हुआ है क्योंकि ये गलत है। जर्मनी का प्रसिद्ध लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र रूर क्षेत्र है, रूर क्षेत्र और हनोवर है, ठीक है। और बाकी तीनों ऑप्शन सही है। कजाकिस्तान में कारागंडा, यूक्रेन में किरवायराग और फिर फ्रांस में पिरीनीज, ठीक है। यहाँ पे लौह उत्पादक क्षेत्र है ये। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? लॉरेन उद्योग प्रदेश इटली, लुरूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी, ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश फ्रांस, सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश यूनाइटेड किंगडम। तो इसका सही उत्तर है बी, रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी। और लॉरेन औद्योगिक प्रदेश कहाँ है? वो फ्रांस में है। और रूर औद्योगिक प्रदेश तो जर्मनी में है ही, तो इसका सही उत्तर ये तो है ही। और ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश जो है ये यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में। और सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश ये कहाँ पे है? ये जर्मनी में है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? अफ्रीका के पश्चिम तट पर स्थित नहीं है। गैबन, बोत्सवाना, अंगोला, लाइबेरिया। अगर आप मैपिंग पढ़ते हैं तो फिर आपको ये पता है ये बोत्सवाना होगा क्योंकि गैबन, अंगोला
गैबन, अंगोला और लाइबेरिया, नामीबिया आदि देश अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है। अगर आप मैप देखे होंगे तो पता होगा आपको, जबकि बोत्सवाना की सीमा पश्चिमी तट से नहीं लगती है, ठीक है। और ये जिम्बाब्वे, नामीबिया तो दक्षिण अफ्रीका के समीपवर्ती देश है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? देहरादून में, भोपाल में, या फिर नई दिल्ली में, या फिर नागपुर में? तो ये बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसका है देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में है और इसकी स्थापना 1906 में की गई थी और यह भारत के प्रमुख अनुसंधानों में से एक है। 43 क्वेश्चन देखते हैं, भारत का ओशनिक नेशनल पार्क स्थित है कहाँ पे? सुंदरवन, चिल्का झील, निकोबार आइलैंड, कच्छ? तो इसका उत्तर हो जाएगा कच्छ में। भारत का ओशनिक नेशनल पार्क गुजरात के कच्छ में स्थित है। 44 क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है कहाँ से? वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य, नई दिल्ली से जम्मू के मध्य, नई दिल्ली से मुंबई के मध्य, नई दिल्ली से लखनऊ के मध्य? तो इसका क्या हो जाएगा? वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है वंदे भारत, वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य संचालित की जा रही है। और वंदे भारत इसी को ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है, आपको पता होगा। और ये 23 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी और ये ट्रेन भारत सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था। 45 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित के भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है? आर्टिफिशियल रबर संयंत्र लगाया गया है, तो पानीपत में, सोनीपत में, चंडीगढ़, लखनऊ? तो इसका उत्तर होगा हमारा हरियाणा के पानीपत में। भारत के प्रथम कृत्रिम रबर, यहाँ पे आपको यहाँ प्रथम, ठीक है, प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र का उद्घाटन 29 नवंबर 2013 को तत्कालीन केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री वीरप्पा मोइली द्वारा किया गया था। हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों की ओर जाएंगे, 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है कहाँ पे? जामनगर, पारादीप, डिगबोई, ताती, पाका? तो इसका उत्तर हो जाएगा जामनगर, गुजरात में। वर्तमान भारत की सबसे बड़ी तेल शोधन गुजरात के जामनगर में है और जामनगर तेल रिफाइनरी भारत में एक गैर सरकारी क्षेत्र की तेल शोधनशाला, यह रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंतर्गत है। देखते हैं 47 में, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? लंबी तट रेखा वाला राज्य है, तो इसका 47 का हो जाएगा बी नंबर, गुजरात। भारत में गुजरात राज्य की तट का सबसे लंबी है। भारत की तटीय लंबाई 7,516 किलोमीटर है, जिसमें से राज्यों का क्रम गुजरात पहला है, उसके बाद फिर दूसरा आंध्र प्रदेश है, तीसरा तमिलनाडु है, चौथा महाराष्ट्र है, पांचवा केरल है। 48 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, निम्नलिखित शैल समूहों में से कौन भारत में अधिकतम यात्रा में कोयला प्रदान करता है? धारवाड़ समूह, गोंडवाना समूह, विंध्यन समूह, या फिर टर्सरी समूह? तो ये उसका उत्तर हो जाएगा गोंडवाना समूह। भारत में कोयला दो प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैलक्रम में पाया जाता है। पहला गोंडवाना, जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है, और दूसरा जो है वो टर्सरी है, जो लगभग 55 लाख पुराना वर्ष से है। और गोंडवाना क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है, इसमें राख की मात्रा कम, ताप उत्पादन शक्ति अधिक होता है, और इसमें जो गंधक होता है ना, उसकी मात्रा बिल्कुल कम होता है। और गोंडवाना कोयला क्षेत्र में देश के कुल कोयले का लगभग 98% संचित भंडार था, लगभग 98% कोयला उत्पादन होता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं 49 क्वेश्चन। फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही कथन है? अमेरिकी प्रथम महिला नागरिक मेलानिया ट्रंप ने दिल्ली के एक विद्यालय में योग सत्र को देखा एवं विद्यार्थियों से वार्तालाप किया। मेलानिया ट्रंप द्वारा देखा गया विद्यालय मोती बाग, दिल्ली का सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी सह बालिका विद्यालय था। इसमें आपको बताना है दोनों में से कौन सही है। तो इसका सही है, दोनों सही है, बिल्कुल सही है दोनों। 50वां नंबर प्रश्न देखते हैं, फरवरी 2020 में गठित राम मंदिर ट्रस्ट के संबंध में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? इसमें देखते हैं यहाँ पे महान नित्य गोपाल दास सूची 1 नाम है, पद मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख, स्वामी गोविंद देवगिरी ये ट्रस्ट के महासचिव, श्री चंपत राय ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष, और श्री नृपेंद्र मिश्र राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष। इसमें से चारों में से इसमें आपको कूट में से चयन करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, महंत नृत्य गोपाल दास
ये राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष थे। ए का 4, इसको यहाँ पे कैसे मैच करूँ, आप यहाँ बता देता हूँ आपको। महंत नृत्य गोपाल दास राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष है और स्वामी गोविंद देवगिरी ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर हमारा बी होगा ना, यहाँ पे मैंने बता दिया था, यहाँ पे बी होगा सही उत्तर इसका। और श्री चंपत राय जो थे वो ट्रस्ट के महासचिव और श्री निपेंद्र मिश्र मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख अध्यक्ष हैं, जो कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है निपेंद्र मिश्र। ठीक है, और आज के डिस्कशन में हम इतना ही रखते हैं 50 में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 50 से आगे देखेंगे। आपको पता है जीएस पेपर 1 में 140 क्वेश्चन है, जिसमें कि हम लोगों ने 50 क्वेश्चन आज डिस्कस कर लिया, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद फिर हिंदी भी करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। आज की वीडियो में इतना ही है।